एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बताने के लिए ये बयान मैं दे रहा हूं। हम लोगों ने, आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की घोषणा 22 जनवरी 2022 को की थी। ये जो घोषणा हमने की थी, उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, वो जानकारी हम आपको शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इसके लिए मैं ये बयान दे रहा हूं। हम लोगों ने, और ख़ास तौर पर मैंने, खुद पहल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था। इसके बनने की प्रक्रिया पिछले साल से चल रही थी और लगातार इस प्रक्रिया को हम लोग चला रहे थे। मीडिया और खास तौर पर प्रो बीजेपी मीडिया ये प्रचार कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी गठबंधन विरुद्ध बीजेपी गठबंधन, इनकी ही निकटतम टक्कर चल रही है। और ये जो प्रो बीजेपी मीडिया ऐसा प्रचार करने में लगा हुआ था, इसमें उनका फायदा था, खास तौर पर बीजेपी का फायदा था। इससे उनको हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने का मौका मिल रहा था। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसी वजह से प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन के प्रचार में लगा हुआ था। मगर इससे कुछ खतरा था। उस खतरे को ध्यान में रखते हुए वो समाजवादी गठबंधन में और बीजेपी गठबंधन में 10% वोटों का अंतर भी रखता था। जब वो बीजेपी को 41% वोट दिखाते थे, तब समाजवादी को 31% वोट दिखाते थे। खबरदारी भी लेने का काम वो कर रहे थे। तो इस तरह से ये प्रो बीजेपी मीडिया इस तरह का माहौल बनाने के पीछे लगे हुए थे। और कुछ हद तक ऐसे कहा जा सकता है कि समाजवादी और बीजेपी के बीच में ये म्यूचुअल लड़ाई होने का प्लान बनाया गया था, ऐसा राजनीति समझने वाले लोगों को लग रहा था। राजनीतिक पंडितों का ऐसा ओपिनियन बन रहा था। हमारा ये मानना था कि जब तक उत्तर प्रदेश में महागठबंधन नहीं होगा, तब तक बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं होगा। क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, और बहुत ज्यादा संख्या में सीटें, 350 सीटें जीत करके लगभग वो आए थे। इसलिए उनको इस चुनाव में परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाए बगैर परास्त करना संभव नहीं है। अकेले समाजवादी इसको परास्त कर सकती, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं थे।
और फील्ड का अध्ययन करने के बाद भी फील्ड के लोग भी इस बात को मानने के लिए रजामंद नहीं थे, राजी नहीं थे। ये महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते थे और महत्वपूर्ण बात हम समझने की कोशिश करते थे, और इसीलिए हमारी कोशिश महागठबंधन बनाने के लिए हो रही थी। और इसी के तहत हमने 9 अक्टूबर 2021 को रमाबाई मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया था, और उसमें मायावती को यह डर लग रहा था कि उनके लोग उस रैली में जा सकते हैं, ना जाए, इसलिए मायावती ने उसी टाइम को लखनऊ में रैली का आयोजन किया। तो हमारी रैली मायावती के रैली से 5 गुना बड़ी थी, 5 गुना में 1 गुना लोग उनके पास थे, इतनी बड़ी हमारी विशाल रैली थी। ये प्रयास महागठबंधन बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और इसके पहले हम लोग जो छोटे छोटे दल थे, जिले लेवल के, 2 जिले लेवल के, 3 जिले लेवल के, 4-5 जिले के लेवल के जो कार्यकर्ता थे, संगठन थे, उनका हम लोगों ने गठबंधन बनाया था। लगभग 18 दलों का गठबंधन हमने बनाया था, और इसको लेकर हम चल रहे थे, और इसको लेकर हम लोग चल रहे थे, और ये सोचकर चल रहे थे कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ अब हमारा गठबंधन बनने के बाद गठबंधन होता है तो ये महागठबंधन हो जाएगा, यदि कांग्रेस के साथ होता है तो ये गठबंधन की जगह महागठबंधन हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चाहे कमजोर पार्टी हो, मगर है तो राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए उसके साथ गठबंधन से ये गठबंधन महागठबंधन हो जाएगा। और यदि एमआईएम के साथ हमारा गठबंधन होता है, ओवैसी साहब के साथ हमारा गठबंधन होता है, तो ये महागठबंधन हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को, सारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना हमने शुरू किया। हमने 9 अक्टूबर की रैली के बाद में जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, यादव परिवार है, मुलायम सिंह परिवार है, या अखिलेश यादव परिवार है, वो इटावा जिले के रहने वाले हैं, सैफई के रहने वाले हैं, जो इटावा से 23 किलोमीटर दूर पर है। हमने वहां पर जीआईसी मैदान, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान पर हमने रैली आयोजित की, और हमने जानकारी की कि क्या समाजवादी पार्टी ने कभी जीआईसी ग्राउंड पर कोई रैली आयोजित की थी। तो कहा कि आज तक उन्होंने कभी भी जीआईसी मैदान पर रैली आयोजित नहीं की थी। हमने उसी ग्राउंड को बुक किया, और उस ग्राउंड को हमने भर दिया, पूरा भर दिया, और समाजवादी पार्टी के इतिहास में उन्होंने कभी इस तरह का वो ग्राउंड नहीं भरा था, वो ग्राउंड हमने भर के दिखाया। फिर उसके बाद इस लहर को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, 18 मंडल की 18 रैलियों का हमने सारे उत्तर प्रदेश में आयोजन किया, और वो सारी रैलियां बड़े पैमाने पर सारे उत्तर प्रदेश में होती रही। जब सारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बड़ी रैलियां होती रही, तो इन रैलियों में सहभागी होने वाले लोगों की संख्या बारीकी से गिनती करने के बाद राजनीतिक पंडितों का यह मत था कि इसमें एक एक आदमी जो सहभागी हो रहा है वो मायावती का, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक वर्ग था, जो अब इनके साथ शिफ्ट हो रहा है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा था। इसी प्रक्रिया में हम महागठबंधन बनाने में लगे हुए थे, और हम ये घोषित भी कर रहे थे, लगातार अपने बातों में बता भी रहे थे, भाषणों में बता रहे थे कि हमारी वार्ता समाजवादी से चल रही है, हमारी वार्ता कांग्रेस से चल रही है, हमारी वार्ता
एमआईएम के लोगों के साथ भी चल रही है। ये बात हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बताते चल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जिनके साथ हमारा पहले गठबंधन होगा वो हम पहले घोषित कर देंगे, ऐसा भी हम लोग कह रहे थे। तो इस तरह से हमारा गठबंधन सबसे पहले ओवैसी साहब के एमआईएम के साथ में हो गया और 22 जनवरी 2022 को हमने रिनासेंस होटल में बहुत बड़ी क्राउडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के घोषित किया। उस कॉन्फ्रेंस में हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा घोषित किया। पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था, उसका नाम थोड़ा बदलकर भागीदारी परिवर्तन रखा गया और ये जो भागीदारी परिवर्तन बनाया गया तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 महत्वपूर्ण बातें घोषित की गई। एक कि हम 5 दल के लोग मिलकर, जिसमें मुख्यतः हम 3 दल थे मगर टोटल दल 5 दल थे, छोटे 2 दल थे, तो उसमें मेजर 3 दल थे। एक एमआईएम था, दूसरा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर शामिल समस्त घटक दल थे, बहुजन मुक्ति पार्टी भी उसमें शामिल थी, और बाबी सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी उसमें शामिल थी। तो इनके द्वारा हम लोगों ने ये घोषित किया कि 3 और लगभग 5 दलों के साथ लोगों को मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने बनाया है और ये हम इसको घोषित कर रहे हैं, हम मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये घोषित की गई, सवाल पूछा गया कितनी सीटें लड़ोगे, तो घोषित किया गया 403 सीटें लड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये भी घोषित किया गया कि क्या सीटों का बंटवारा हो गया, तो ये भी बोल दिया गया कि 380 सीटों पर हमारी सहमति हो गई है, 5% सीटों पर हमारा बातचीत चल रही है, उस सीटों पर विवाद है, उस पर हम लोगों को 5% सीटों पर हम बहुत आसानी से ये मामला 3 दिन में हल कर देंगे। ऐसा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत धमाकेदार हुई और सारे देश भर में इसकी चर्चा हुई, बड़ी चर्चा हुई। बाद में ओवैसी साहब हैदराबाद चले गए। हैदराबाद जाने के बाद ओवैसी साहब 26 जनवरी को वापस आए और 26 जनवरी को सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया और उस कार्यक्रम में 2 सीटों पर समर्थन देने का ऐलान करवाया गया, तीनों के द्वारा, बाबू सिंह जी के द्वारा, मेरे द्वारा और ओवैसी साहब के द्वारा। मुझे वहां थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि जब मेरे सामने कागज रखा गया, उस कागज में पंडित झा नाम के व्यक्ति को साहिबाबाद से कैंडिडेट बनाया गया। मुझे पहले बताया नहीं गया, मुझे जानकारी नहीं ली गई, मेरे नोटिस में नहीं रखा गया
और अनाउंसमेंट करने का जब समय था, उसी समय टेबल पर मुझे कागज दिया गया। तो मैंने अवरोध करना अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अभी ये बात कह देता हूं, इस पर बाद में बात कर लूंगा। तो पहले तो यहां से ये बात जो है ये गड़बड़ होना शुरू हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि इसके बारे में बाबू सिंह कुशवाहा की सहमति पहले ली गई थी या नहीं ली गई थी। यह भी आश्चर्यजनक बात थी कि एमआईएम के तरफ से पंडित झा को टिकट दिया गया था और इस मोर्चा का नाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया था। तो हम समझ रहे थे कि एमआईएम मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए देश में लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ना जायज है और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। ये हम पहले से बात करते थे और अगर कोई ऐसा बात कर रहा तो ये बात जायज है, ऐसा हम मानते थे। ये बात सोचकर मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि एमआईएम के तरफ से पंडित झा को टिकट देकर भागीदारी देने का प्रयास किया। जिनके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन है और जिनके पास देश की व्यवस्था पर पूरा तरह से कब्जा है, उनको भागीदारी, जिनको भागीदारी देने की जरूरत है उनको नहीं दिया गया, जिनको देने की जरूरत नहीं है उनको दिया गया। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात थी। वहां से मुझे थोड़ा खटका लगना शुरू हो गया। ये सोचने वाली बात है कि जब 22 तारीख को यह ऐलान हुआ, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जब ऐलान हुआ, तो इससे समाजवादी पार्टी के लोग मायूस थे और बीजेपी के लोग बम बम थे, बड़े खुश हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे गठबंधन से समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस में प्रो बीजेपी मीडिया और बीजेपी के रणनीतिकार ऐसा सोच रहे थे, ऐसा अंदाज लगा रहे थे। 22 के बाद 23 आ गई, 24 आ गई, 25 आ गई और 26 आ गई। तो ये 4 दिन में मामला कुछ समझने में बीजेपी और संघ परिवार के लोगों को समय मिल गया और उन्होंने ये सोचा कि इस गठबंधन का मास्टरमाइंड वामन मेश्राम है और वामन मेश्राम फाइबर एलिमेंट है। फाइबर एलिमेंट उसको बोलते जो हजम नहीं होता है और इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि खाने में फाइबर ज्यादा खाना चाहिए जिससे पेट साफ होता है, वो हजम नहीं होता है। फाइबर जो एलिमेंट होता है वो हजम नहीं होता है, वो पेट साफ करता है, यानी बाहर निकल जाता है, वो हजम उसको करना संभव नहीं है। तो संघ परिवार के लोग इस बात जानते थे कि वामन मेश्राम फाइबर एलिमेंट है, ये हजम करना संभव नहीं है, वो इसका मास्टरमाइंड है। उनके मन में यह आशंका हुई। जब उन्होंने ये सोचा, विचार किया ठंडे दिमाग से, तब उनको लगा अरे एक ओबीसी का आदमी इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है और एक शेड्यूल कास्ट का 2.5 साल के लिए, 2.5 साल ओबीसी के लिए और 3 उप मुख्यमंत्री है। जब इन्होंने ये सारा कैलकुलेट करके देखा तो कैलकुलेशन के बाद उनको पता चला कि ये तो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने का कारण बनेगा। कैसे? क्योंकि जो ओबीसी
बीजेपी के तरफ जा सकता था, उस समूह का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। जो मायावती से दुखी लोग थे शेड्यूल कास्ट के, वो बीजेपी की तरफ जा सकते थे, उसका एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था। उनके लिए भी एक विकल्प पैदा कर दिया गया था। तीसरा, जो समाजवादी पार्टी से नॉन यादव वोटर था, वो जो समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहता और मजबूरी में उसको बीजेपी के साथ जाना पड़ता, उसके लिए एक विकल्प खड़ा हो गया। इसलिए वो फिर बीजेपी के पास भी नहीं जाएगा, वो इस विकल्प के पास चला जाएगा। परिणामतः बहुत भारी नुकसान बीजेपी को होने का खतरा पैदा हो गया। ये बात समझने को 3 दिन का समय उनको लग गया, या हो सकता है 2-3 दिन में ही समझ लिया हो, और समझकर फिर उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया हो, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा जो एमआईएम मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है इसका रोना उत्तर प्रदेश में रोते थे, वो एमआईएम पार्टी ब्राह्मण को टिकट बांटने का काम कर रही है, तो हैरान करने वाली बात थी। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जंग लड़ रहे थे। और जब टिकट बंटवारा करने का मामला आया, तो जिनको और रिप्रेजेंटेशन है, जिनका सत्ता पर नियंत्रण है, ब्राह्मणों को उन्होंने भागीदारी देने की कोशिश की। जिनको भागीदारी नहीं मिल रही है उनको देना चाहिए, इसके लिए भागीदारी शब्द रखा गया था। इसके बजाय उन्होंने ब्राह्मण को टिकट देने का काम किया। बड़ी हैरान करने वाली बात थी। 23 सीटों का विवाद था और 22 तारीख को यह तीनों के द्वारा ऐलान कर दिया। 23 सीटों का मामला है, 380 सीटों पर हमारी सहमति हो गई है। सारा का सारा रिकॉर्ड है, 22 तारीख का इसका रिकॉर्ड है, आप लोगों के पास भी रिकॉर्ड है। केवल 23 सीटों का मामला था और तीनों ने घोषित, ये 23 सीटों का मामला है, ये हम 3 दिन में हल कर देंगे। वो जो 3 दिन थे, 23, 24, 25 और 26 आते आते वो 23 सीटों का मामला सॉल्व करने के लिए एक बार भी पहल इस गठबंधन के कन्वेनर बाबू सिंह जी ने नहीं ली और दूसरे सीनियर पॉलिटिशियन ओवैसी साहब ने भी नहीं ली। यह हैरान करने वाली बात है कि विवादित सीटों पर समस्या का समाधान करने के लिए पहल करने के बजाय जिन सीटों पर 380 सीटों पर सहमति हो गई, उन सहमति के हमारे हिस्से के सीटों पर एमआईएम के द्वारा और दूसरी तरफ जाप के द्वारा, क्योंकि एमआईएम की 14 सीटों का विवाद था और जाप की 9 सीटों का विवाद था, टोटल 23 सीटों का विवाद था। और इस तरह से ये सीनियर पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, तो बहुत आसानी से इस मामले का, और कहा भी गया था ये तो बहुत छोटा मामला है, ये हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे, ये भी रिकॉर्डेड बातें हैं, मगर बहुत आसानी से हल होने वाला मामला हल क्यों नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। वो तो हल हुआ नहीं, जिन 380 सीटों पर सहमति हो गई थी, हमारे हिस्सों के सीटों पर ग्रैब करने की कोशिश की गई। हमारे हिस्सों की सीटें जो है परस्पर बांटने का और परस्पर सीटें घोषित करने का कार्यक्रम जो है घोषित करना शुरू हुआ। सारे उत्तर प्रदेश में 22
तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और देश भर में जो अनुकूल वातावरण बना था, वो सारा अनुकूल वातावरण हर जिले में विवाद खड़ा हो गया। हर सीट पर, हर जिले में विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद ने वातावरण को, अनुकूल वातावरण को एकदम आपसी लड़ाई झगड़े में रूपांतरित कर दिया। मैं समझ नहीं रहा हूं अभी तक कि इतने सीनियर पॉलिटिशियंस लोगों के द्वारा 23 सीटों का मामला क्यों नहीं हल किया गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और जिन सीटों पर सहमति हो गई थी, उन्हीं सीटों पर डाका डालने का प्रयास एमआईएम के द्वारा भी और बाबू सिंह के द्वारा भी हो रहा था। ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा था, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसके होने वाले परिणामों के बारे में जब आकलन किया होगा 23-24 को, तो उनको 2-3 दिन में पता चल गया होगा कि इसकी हानि बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को होने वाली है और फिर बीजेपी के लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया होगा। ऐसा अनुमान निकालने के लिए बहुत सारे तथ्य उपलब्ध है। उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और संघ परिवार के द्वारा काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि इसके लिए अनुमान के लिए बहुत सारे तथ्य अवेलेबल है। उसमें पहले नंबर का तथ्य ये है कि ये 23 सीटों का मामला था, बड़े आसानी से हल होने वाला मामला था। हम लोगों को बैठकर ये तय करना था। एक बार भी बैठक करने की कोशिश नहीं हुई, हल करने की कोशिश नहीं हुई और इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। ये हैरान करने वाली बात थी। ये होना चाहिए था। इससे जनाधिकार पार्टी को फायदा हो रहा था, इससे एमआईएम को फायदा हो रहा था, दोनों पार्टियों को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा था। दूसरे लोग भी बोल रहे थे फायदा हो रहा था, फायदा उनको दिख भी रहा था। इसके बावजूद भी उन्होंने छोटे मामले को हल करने के लिए पहल क्यों नहीं की, मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ रहा हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने नासमझी में ये काम किया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो नासमझदार लोग हैं, ये तो मैं कहने के लिए राजी नहीं हूं। वो सीनियर पॉलिटिशियंस लोग हैं, उन्होंने नासमझी में ये किया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी ऑपरेटिव है, और थर्ड पार्टी ऑपरेटिव है क्योंकि हमने जो सवाल उठाए और लिखित रूप से डॉक्यूमेंट लेटर बनाकर उनको भेजा, उसका कोई जवाब आज तक हमें नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि बाबू सिंह जी को कहा कि आप जिस समूह को बिलोंग करते हैं उसमें कुशवाहा, मौर्य, चाक्य और सैनी, इनकी 6% संख्या है। तो भागीदारी के सिद्धांत के अनुसार आपकी सीटें 24 बनती है। तो आपके सचिव ने कहा नहीं नहीं, हमारी संख्या 6% नहीं है, हमारी संख्या 20% है। तो हमने मान लिया ओके ठीक है, आपकी 20% है, तो आपकी सीटें बनती है 80। आपकी सीटें बनती है 80। आपको अभी तक दिया जा चुका है 145, तो ये परसेंटेज हो रहा है 37%, 36% से ज्यादा। और आप और 9 सीटें अगर मांगते तो 154 हो जाएगा, और ये 38% से ज्यादा हो रहा है। तो ये जो भागीदारी आपने डाला, हमने तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था,
और राष्ट्रीय शब्द हटाकर वहां पर भागीदारी शब्द डालने के लिए बाबू सिंह जी ने आग्रह किया। तो भागीदारी का यह सिद्धांत है कि जिनको भागीदारी नहीं मिली उनको भागीदारी देने का काम होना चाहिए था। तो ये भागीदारी देने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किया जाना चाहिए था, उस हिसाब से ये भागीदारी उन लोगों को यानी ले रहे हैं 36-37%, दे रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, 90% टिकट बांट रहे हैं कुशवाहा, सैनी, मौर्य, शाक्य को। ऐसा भी नहीं कि नहीं हम 52% को रिप्रेजेंट करते हैं, हम 52% को रिप्रेजेंट करते हैं और 52% को टिकटें बांट रहे हैं, ऐसा भी होते हुए देखने रहा है। तो ये मामला जब हमने लिखित रूप से उठाया, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना उनके पास का कोई जवाब है। हमने कहा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अगर आपका समझौता बाबू सिंह जी होता तो आप 145 सीटें लड़ते और वो आपको 145 सीटें देता है। जरा सोचो, इतना तो मैं 45 साल से राजनीति में नहीं हूं, मगर मुझे थोड़ी बहुत तो राजनीति की समझ है। ये तो ऐसी बात होती नहीं, तो विवाद करने की कोई वजह थी नहीं। ना विवाद करने की वजह होने के बावजूद भी, समस्या का समाधान करने की सारी संभावनाएं होने के बावजूद भी, और विवाद केवल 23 सीटों का था और जाप का केवल 9 सीटों का था, ये मामला हल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर भी ये हल नहीं किया गया, ना समझी की वजह से हल नहीं किया, ये मानने के लिए मैं राजी नहीं हूं। 14 सीटों का विवाद ओवैसी साहब का था। ओवैसी साहब पढ़ाई लिखाई में बैरिस्टर है, बहुत ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है। उनको जो तब तक अलॉटमेंट सीटें हो गई वो 88 हो गई, वो लड़ना चाहते थे 100 सीटें हो गई 88, यानी 12 ही सीटें बची। तो हमने उनको एक सवाल पूछा कि आपका संगठन जहां जहां है वहां 100% जगह पर आप कैंडिडेट लड़ रहे, आप लड़वा रहे हो। अगर आप 100% जगह पर कैंडिडेट लड़वा रहे हो तो गठबंधन में आप हमें समर्थन कहां करोगे? क्योंकि जहां जहां आपका संगठन है वहां वहां आप कैंडिडेट खड़े कर रहे, तो आपके पास संगठन कहां बचा हुआ है जो हमें समर्थन देने का काम करेगा? हमने तो हमारी हिस्से की 61 प्रथम ग्रेड की, ए ग्रेड की सीटें गठबंधन धर्म को निभाने के लिए त्याग दिया। हमारे पास नाम के साथ सीट नंबर के साथ रिकॉर्ड है, ताकि गठबंधन बने। हमने पहल किया तो गठबंधन बनाने के लिए हमें त्याग करना होगा। तो हमने सोचा त्याग अकेले ही करने से गठबंधन कैसे बनेगा? त्याग तो तीनों को करना होगा, तीनों को करने से गठबंधन होगा। एक आदमी को करने से, एक संगठन को करने से गठबंधन नहीं हो सकता। ये बार बार बात बताने के बावजूद भी ये बात को नजरअंदाज किया गया। ये नजरअंदाज करना मैं नासमझी की बात नहीं मानता। ये नासमझी की वजह से हुई कि इनको राजनीति समझ में नहीं आती, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें ऑपरेटिव है और ये थर्ड पार्टी संघ परिवार है। और संघ परिवार ने इसमें इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उनको लगा कि इसके पीछे मास्टर माइंड वामन मेश्राम है और इसने जो रणनीति की बनाई है उसका सबसे गंभीर परिणाम बीजेपी के ऊपर होने वाला है। और इस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं हमारे तमाम जो समर्थक लोग हैं, जो हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए सारे देश भर में, हमने एक अच्छा काम किया, उन लोगों के सामने ये सारी बातें मैं अपना दुख रखना चाहता हूं। और ये दुख इसलिए भी रखना चाहता हूं कि मैं
उनके उम्मीदों के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को तमाम मजलूमों को, तमाम वंचितों को उनका गठबंधन बनाया जाए और गठबंधन बनाकर बात को आगे बढ़ाया जाए। मगर ये संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है और इस संकट का क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, हम अपने समर्थकों को अपील करते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा। अपनी राय हमें सोशल मीडिया के द्वारा ज़रूर लिख कर भेजें। क्या करना होगा, ये बहुत गंभीर मामला है और 8-9 बार हमारे टीम ने इस समस्या का समाधान करने के लिए मीटिंगें की, बैठकें की, मगर जिनको समाधान करना है वो समाधान करने के लिए राजी होने के बजाय उन्होंने विवादित सीटों के बाहर 380 सीटों पर भी विवाद खड़ा कर दिया। तो मामला अनियंत्रित हो गया है और परिस्थिति बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो गई है। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए, इस संकट में हम लोग फंसे हुए हैं। हम अपने समर्थकों को अपील कर रहे हैं कि वो इसमें हमारी राय देकर मदद करें। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।